नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आप सभी का एक बार पुनः फिजिक्स के नए क्लास में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अपने लोग जो कहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आप लोगों को मैंने क्या क्या पढ़ाया था। देखिए, प्रतिरोधकता पढ़ाया था, प्रतिरोध पढ़ाया था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ये सारी बातें जो आप लोग अच्छा से याद किए होंगे और अच्छा से आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब आगे अपने लोग देखेंगे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए, क्लास शुरू करने से पहले जो भी मैं पढ़ाता हूँ प्लीज़ आप लोग जो है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आगे का जो है लेक्चर देखिएगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये बात आप जान लीजिए। और जो भी स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि अच्छे से 10th क्लास की तैयारी करें और 400 से प्लस नंबर लाएँ, ठीक है, 400 से प्लस नंबर आए तो आप जो है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, 86 51 74 94 और 97। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जितना भी पीडीएफ है, टोटल पीडीएफ, ठीक है, पूरा सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में, और आपको सिर्फ जो है बैठ के आराम से लेक्चर देखना है, समझना है और जो है बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब मैंने आप लोगों को कल क्या पढ़ाया था, प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ाया था। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, उसमें ये फार्मूला आप जरूर याद रखिए, R = ρL क्या होता है, ए होता है। R = ρL/A होता है। तो ये R क्या है, प्रतिरोधकता है, L क्या है, लंबाई है तार का, ये रो क्या है, ये रो क्या है, R प्रतिरोध है, रो क्या है, उसका प्रतिरोधकता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्या है, पृष्ठ वो जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यही बताया था। ये तार होता है, ये अनुप्रस्थ काट का जो है क्षेत्रफल होता है। आप लोगों को थोड़ा याद दिला देते हैं कि पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। और ये L क्या हो गया, इस तार की लंबाई होगी। रो क्या हो गया, इसका जो गुण होता है, प्रतिरोध का गुण क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो ये प्रतिरोधकता हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोध किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए, लंबाई अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देख रहे हैं। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना। जैसे देखिए, रो और ए को कांस्टेंट मान लेते हैं, रो और ए को चेंज नहीं करते हैं हम, इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स करके इसको के कर देते हैं। और देखिए, आर का वैल्यू हो गया क्या, आर का वैल्यू हो गया K = R = KL हो गया, K × L। ठीक है, अब देखिएगा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ आप लोग को समझने के लिए। अब देखिए, L का वैल्यू पहले 5 लेंगे हम, तो अगर लंबाई 5 मीटर लेंगे तो देखिए R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 5 में K गुना हो जाएगा तो 5K हो जाएगा। अगर फिर हम करते हैं L का वैल्यू क्या लेते हैं, 10 हो जाएगा, तो 10 में K से गुना हो जाएगा, 10K हो गया। तो देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये K क्या है, ये कुछ नहीं है। K का वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। रो/A को क्या मान लिया, K मान लिया। K का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब रो और ए का वैल्यू जब पता रहेगा, रो और ए का वैल्यू जब डालेंगे यहाँ पे तब आएगा, तब देखा जाएगा। मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, आर जो है, आर जैसे आर कैसे कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, और लंबाई घटेगा तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि तार की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर तार की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। अगर देखिए, तार की मोटाई अगर ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर ए की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर भाग देंगे, जैसे 10 में जो है पहले 2 से भाग देते हैं। ठीक है, पहले 10 नहीं लेते हैं, 12 लेते हैं। 12 में पहले 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 12 में अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो देखिए, पहले 2 था वैल्यू, अब क्या हो गया, 3 हो गया। तो जैसे जैसे जो है इसके ये हो गया अंश और ये हो गया हर, जैसे जैसे हर को बढ़ाते जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता जाता है। तो रो और एल तो फिक्स हो गया, रो और एल तो फिक्स हो गया। जैसे जैसे ए को बढ़ाएंगे तो ए बढ़ता जाएगा, तो इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे 12 में पहले 2 से भाग दिए तो क्या हो गया, 6 हुआ। और फिर 12 में अगर 3 से भाग दिए तो क्या हो गया, 4 आ गया। अब फिर 12 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देख रहे हैं, पहले 6 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, तो धीरे धीरे घट रहा है। तो हर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो अंश क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता चले जाएगा, भाग देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए बोल रहे थे आपको कि अगर मोटाई ज़्यादा रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोटाई कम रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए अब ये सारी बातें। चलिए, आप लोगों को रिवीजन भी करवा दिया। अब देखिए, अब आप लोगों को फिर से क्या करना है, गौर से सुनना है, पेन और पेपर दोनों रख के गौर से सुनना है। अब देखिए, प्रतिरोधकता का समूह क्या होता है। देखिए, आप लोगों को प्रतिरोध बताए थे, प्रतिरोध का आप लोगों को ये भी बताए थे, ये सिंबल होता है कि इसको प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिरोध को जोड़ने का नियम होता है। ठीक है, प्रतिरोध ये जो है इसको जोड़ने का नियम होता है, इसका जोड़ने का 2 नियम होता है। ठीक है, पहले नियम को इसको बोलते हैं, पहले वाले नियम को बोलते हैं, आप किसी को भी पहला दूसरा बोल सकते हैं। पहला होता है इसका जो श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, श्रेणी
क्रम, श्रेणी क्रम बोलते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम हो गया। और दूसरा होता है इसका, उसको समांतर क्रम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम बोलते हैं, ठीक है, समांतर क्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। ये समझ गए, दो प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, इसका संयोजन दो प्रकार से होते हैं, एक श्रेणी क्रम से, एक समांतर क्रम से। अब यही आप लोगों को जो है अभी यहाँ पे समझना है, श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। तो प्रतिरोध को जोड़ने का कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या हो गया, श्रेणी क्रम, और दूसरा नियम क्या हो गया, समांतर क्रम। प्रतिरोध कैसा होता है ये आप देख लिए कि इस प्रकार से प्रतिरोध को दिखाते हैं। देखिए आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रतिरोध को जोड़ दिए, मान लीजिए कि इस प्रतिरोध को जोड़ दिए, प्रतिरोध को जोड़ दिए, जैसे एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है, फिर एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक है, फिर एक प्रतिरोध ये हो गया, तो तीन प्रतिरोध है। अगर तीनों प्रतिरोध को यहाँ पे हम जोड़ दिए, ठीक, इसको इससे जोड़ दिए, इससे इसको जोड़ दिए, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आती है, एक चीज़ यहाँ पे आती है, समतुल्य आती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य बोलते हैं, ठीक है। और समतुल्य को यहाँ पे आप जो है अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, इसको आप अंग्रेजी, आप लोगों को क्या बता रहा था, देखिए बहुत सारे जो प्रतिरोध है, ये एक प्रतिरोध हो गया, इसको एक प्रतिरोध हो गया, ये एक प्रतिरोध हो गया, तो तीन प्रतिरोध को हम जोड़ दिए, एक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ, एक प्रतिरोध यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या बोलेंगे, R1 R2 और ये क्या हो गया, R3 हो गया। तो जब इस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। समझ गए आप लोग को फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे जो है मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये दो बैटरी, ये तीन बैटरी, ठीक है, इसको अब जो है जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको अब जोड़ रहे हैं, यहाँ इसमें जो है प्रतिरोध लगा रहे हैं, तो एक प्रतिरोध ये हो गया, फिर ये दूसरा प्रतिरोध ये हो गया, फिर एक तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। तो ये क्या ऐसे अगर जुड़ा रहेगा, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं और इसको R3 बोल देते हैं। अगर इस प्रकार से जुड़ा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। आप लोग गौर से खाली देखते जाइए, ठीक है, एक बात को मैं 5 बार बोलता हूँ। देखिए ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। फिर अगर समांतर क्रम कहेगा, समांतर क्रम बोलिएगा, सर ये तो श्रेणी क्रम समझ गए, समांतर क्रम कैसा होता है, देखिए समांतर क्रम में देखते रहिएगा, ठीक है। ये ऐसे गया और यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये, ठीक है, देखिए एक प्रतिरोध ऐसे गया और फिर ये देखिए एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर देखिए एक प्रतिरोध फिर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, ये बैटरी लग गया यहाँ पे, ये बैटरी लग गया यहाँ पे, इसको ऐसे जोड़ दिया, इससे होकर ऐसे करंट बह रही है, करंट इससे होकर फ्लो हो रही है। तो देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में समझ गए आप लोग। अगर देखिए एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा हुआ है, देखिए एक सिरा दूसरे सिरा से जुड़ा हुआ है, फिर एक सिरा दूसरा सिरा से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, ये श्रेणी क्रम में हो गया। एक का दायां दूसरे के बाएं से जुड़ा हुआ है, ये दायां हो गया और ये बायां हो गया। एक प्रतिरोध का दायां भाग दूसरे प्रतिरोध के बायां भाग से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका श्रेणी क्रम हो जाता है। तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया ना, श्रेणी क्रम। और देखिए जब दो प्रतिरोध का जो है दायां भाग एक ही जगह पे और बायां भाग एक ही जगह पे रहता है, ठीक है। इसका मान लीजिए कि आपके हाथ की तरफ ये हो गया दायां, तो दायां भाग भी एक ही जगह है और बायां भाग भी क्या है, एक ही जगह है। अगर दो से अधिक प्रतिरोध का दायां भाग और बायां भाग एक ही जगह जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समांतर क्रम प्रतिरोध। ये समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बट फिगर देख के आप लोग तो समझ ही जाइएगा कि श्रेणी में कौन है, समांतर में कौन है। तो ये समझ गए आप लोग, श्रेणी में कौन है, समांतर में कौन है, ठीक है। और देखिए ये कैसे होते हैं, तो एक का दायां दूसरे के बायां से, और जब दायां बायां एक ही जगह जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों समझ गए, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए मैं आपको अच्छा से यहाँ पे सारा फिगर बना के दे दिया हूँ कि समांतर क्रम श्रेणी में क्या होता है, समांतर में क्या होता है। प्रतिरोध को समूहन, प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। देखिए इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पहले सुन लीजिए, गौर से समझ लीजिए, उसके बाद तो ये सारी चीज़ें तो आप लोग को लिखा हुआ है ही, इसमें वो तो मिल ही जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में समूहन, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो प्रतिरोध को एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक का दायां सिरा दूसरे के बाएं सिरे से तथा दूसरा का बायां सिरा तीसरे के बाएं सिरे से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। जहाँ जहाँ BM लिखा है, BM का मतलब होता है बोर्ड मॉडल, ठीक है, उस पॉइंट को आपको बहुत बेहतरीन तरीका से याद रखना है, ठीक है, बेहतरीन तरीका से याद रखना है। वो जो है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन क्या है, समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कौन टर्म आया, समतुल्य। अब समतुल्य के बारे में आपको समझना है, फिर कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोलूँगा उसको आपको सुनना है, ठीक है। अब समतुल्य के बारे में समझते हैं, ठीक है। देखिए ये है आप, ठीक है, ये है आप, एक आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका दोस्त है, ये 4-5 दोस्त हैं आप लोग, ऐसे 4-5 दोस्त हैं,
4-5 दोस्त हैं आप लोग को एक काम आप लोग को एक काम दिया जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा सा जो है पत्थर है, पत्थर उठाने के लिए, ठीक है। ये पत्थर उठाने के लिए काम दिया जाता है। तो इसमें से जो है 4-5 दोस्त मिल के ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये 4 दोस्त जो है वो मिल के इस पत्थर को उठा पा रहे हैं, ठीक है। अकेले कोई नहीं उठा पा रहा है। अगर 3 आदमी भी रहेगा तभी नहीं उठेगा, 2 आदमी रहेगा तभी नहीं उठेगा, अकेला तो उठा ही नहीं सकते हैं। तो इस पत्थर को उठाने के लिए कितने दोस्त का ज़रूरत पड़ रहा है? आपके 4 गो दोस्त का ज़रूरत पड़ रहा है। तो ये 4 आदमी इधर हो गया आपको, ठीक है। ये 4 आदमी मिल के इस पत्थर को उठाए, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी आ गया, ठीक है। बड़ा आदमी आ गया, वो अकेले क्या किया, इस पत्थर को उठा लिया, ठीक है। वो अकेले क्या किया, इस पत्थर को उठा लिया। तो देखिए आप 4 आदमी मिलके जितना बल लगा रहे थे यहाँ पे इस पत्थर को उठाने के लिए, वो अकेला आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अकेला आदमी उतना बल लगा रहा है, इस पत्थर पे उठा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या समझे कि आप 4 आदमी को जितना बल है, आप 4 आदमी के पास जितना बल है उतना बल इस एक आदमी के पास अकेले है, ठीक है। तो ये आप 4 आदमी के समतुल्य में एक आदमी हो गया, ठीक है। समतुल्य का मतलब क्या हो गया, आप 4 आदमी जितना बल लगा रहे हैं उतना बल अगर एक ही आदमी लगा रहा है तो वो एक आदमी आप चारों का क्या हो गया, समतुल्य हो गया। आप चारों को एक एक आदमी देख लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चारों को ये अकेला आदमी क्या करेगा, देख लेगा। जितना आप चारों में दम है उतना इस अकेले में दम है, बस यही है। सीधा सिंपल भाषा में आप ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है, अब आइए आप टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि 4 गो प्रतिरोध या मतलब प्रतिरोध का समूह, ठीक है। एक तो प्रतिरोध का समूह नहीं होगा, ये आप जानते हैं। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का समूह जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, उतना प्रतिरोध अगर एक सिंगल प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है, जैसे यहाँ पे अगर 4 प्रतिरोध मिल के जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है और वो 4 प्रतिरोध मिल के जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है उतना प्रतिरोध अगर एक ही प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब समतुल्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया समतुल्य क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाए, इसमें क्या गो प्रतिरोध लगाए हैं, 3 गो प्रतिरोध लगाए हैं, ठीक है। ये बैटरी है, ये यहाँ पे स्विच है, ये सारा चीज़ आपको जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ PDF में सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो, ठीक है। एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको जो है अच्छे से लिखना है, समझ गए आप लोग। तो देखिए, तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिए, ठीक है। और ये सर्किट बना दिया आपका MNOP, ठीक है। और यहाँ पे स्विच भी लगा दिए, इससे होकर करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब प्रतिरोध की एक व्यवस्था जिसमें जो है दायां सिरा बायां सिरे से जुड़ा होता है, ये सब चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया है आपको कि MNOP एक विद्युतीय परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। R1 का विभव बिंदु B, देखिए अब देखिए विभव फिर आ गया, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप जो है अच्छे से याद रखिएगा। देखिए A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो विभव है वो किसके लिए है, R1 के लिए है। B पॉइंट और C पॉइंट का बीच का जो विभव में अंतर है वो किसके लिए है, R2 के लिए है। C पॉइंट और D पॉइंट के बीच में जो विभव का अंतर है वो किसके लिए है, R3 के लिए है। समझ गए आप लोग, अच्छा से समझिएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो अंतर होगा विभव का, उसी को विभवांतर बोलते हैं। जब तक विभवांतर नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, ये बताए हैं आप लोगों को। तो A और B के बीच का जो विभव का अंतर रहेगा किसके लिए होगा, R1 के लिए होगा। B और C के लिए जो विभव का अंतर रहेगा वो किसके लिए होगा, R2 के लिए होगा। C और D के लिए जो अंतर रहेगा विभव का वो किसके लिए होगा, R3 के लिए होगा। समझ गए आप लोग। देखिए आगे में आएगा ये, और इससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। श्रेणी क्रम में जो है सभी से एक ही प्रकार के करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। I कर रहा है तो सबसे IA करेगा अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो, ठीक है। वही बात यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आपको देख लीजिए कि यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है कि VA और VB एवं VC तथा VB तथा VB का विभव VC एवं VD है। मतलब वही सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दी है। आप लोग अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और समझ, और सिर्फ आपको पढ़ना है। मैंने तो समझा दिया, जो भी था वहाँ पे मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया, ठीक है। और एक बात और देखिए, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो सारे प्रतिरोध से एक ही करंट फ्लो करेगा। I करता है तो IA करेगा। समांतर क्रम में क्या होता है वो आगे का बात है, वो मैं आपको आगे में बताऊँगा। तो ये आप जो है मैंने आपको लिख के दे दिया है, ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। ये सारा मैंने आपको लिख के दे दिया है, आपके लिए पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, R1 का विभव बिंदु VA और VB के बीच में है। R2 का विभव जो है बिंदु B और C के बीच में है। R3 का विभव जो है बिंदु C और D के बीच में है। परिपथ में मुख्य धारा में करंट फ्लो कर रहा है। तो चल लीजिए, पढ़ भी दिया आप लोग के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब देखिए ओम का नियम पढ़े थे अपने लोग, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे जी, पढ़े थे। अब देखिए R1 के लिए निकालते हैं। अब R का वैल्यू निकालेंगे तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई होगा ना। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। या V का वैल्यू क्या होता है, V का वैल्यू होता है, V का वैल्यू होता है आई आर, और R का वैल्यू क्या होता है, V अपॉन आई होता है। ये सारी फार्मूला आपको जो है पूरे याद रहना चाहिए हमेशा, तभी आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, समझाते हैं अपने लोग को। अब देखिए यहाँ पे कि भी ए माइनस भी भी इजकल टू क्या हो जाएगा, भी इजकल टू क्या होता है, आई आर होता है, आई आर होता है ना। तो भी क्या है, विभवांतर है, विभवांतर है ना भी क्या है, विभवांतर है। अब यहाँ पे देखिए आप कि ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा वही किसके लिए होगा, R1 के लिए होगा। तो ए और बी के बीच का यहाँ पे लिख दिए विभवांतर क्या है, भी ए माइनस भी बी इजकल टू आई R1 हो गया, भी बी माइनस भी सी इजकल टू आई R2 हो गया, भी सी माइनस भी डी इजकल टू आई R3 हो गया। तीनों के लिए लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप देखिए डेरिवेशन याद रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आपको 5 नंबर में ये पूछा जाता है तो 5 नंबर आप बिल्कुल लेके आइएगा। लेकिन आजकल जो है आपको ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो अगर देखिए जिस स्टूडेंट को नहीं हो पा रहा है तो वो ज़्यादा मतलब परेशान भी मत होइएगा, थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, लेकिन जो फार्मूला है फार्मूला को ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब तक आप याद नहीं रखिएगा तब तक आपका बनेगा नहीं। भले आप जो है डेरिवेशन नहीं याद रखिए, लेकिन अगर जिसको मतलब जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत भी नंबर आ जाए, ठीक है, तो उनको तो फार्मूला तो ज़रूर याद रखना पड़ेगा। अच्छे स्टूडेंट के लिए तो हर एक पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि 400 प्लस से अच्छा नंबर आए तो आप जरूर हर एक पॉइंट को याद रखिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तीनों को देख लिया, और देखने के बाद यहाँ पे देखिए तीनों को जो है भी इक्वल टू आई आर से सबका यहाँ पे मैंने लिख दिया और क्या किया, सबको जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे कि वी से ये प्लस माइनस कट जाएगा, सी से ये प्लस माइनस कट जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, वी ए माइनस वी डी बच गया, वी ए माइनस वी डी। अब वी ए माइनस वी डी देखिए क्या है, वी ए माइनस वी डी, ये ए हो गया और ये डी हो गया। अब टोटल के बीच का विभवांतर हमको आ गया। ठीक है, टोटल के बीच का विभवांतर आ गया। अब टोटल के बीच का विभवांतर आ गया तो हम क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए आई सब में है, अगर जोड़ेंगे सबको, आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3 प्लस आई R3, जोड़ दिए सबको, आई R3 हो गया, ये आई R3। अब जोड़ेंगे तो इसमें से आई अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आई R1 R2 और R3, यही नहीं बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई R1 R2 और R3। देखिए अब फिर क्या किए कि अब तीनों प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध जो है मिल के जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था उन तीनों को हटा के, और मैंने एक ऐसा प्रतिरोध लगाया कि जितना उत्पन्न कर रहा था ये तीनों मिल के उतना एक ही उत्पन्न कर दे। जैसे आप 4 दोस्त मिल के जितना फोर्स लगा रहे थे, जितना बल लगा रहे थे, उतना एक ही आदमी लगा दिया ना, तो वैसे ही आप 4 लोग को हटा के वो एक आदमी को हम ला लेते हैं तो वो अकेले काम कर देगा। तो उसी प्रकार से इस तीनों प्रतिरोध को हटा के एक ऐसा प्रतिरोध लाते हैं कि जो तीनों प्रतिरोध जितना काम कर रहा था उतना क्या करेगा, एक ही प्रतिरोध कर देगा। तो अब क्या किए, फिर से देखिए यहाँ पे एक सर्किट बनाए यहाँ पे, और सर्किट बनाने के बाद इसमें सारा चीज़ फंक्शन जो है दिखा दिए। और ये प्रतिरोध है जो तीनों के बराबर, आर प्रतिरोध है जो तीनों के बराबर काम करेगा। यहाँ पे देखिए ए और डी, यहाँ पे जो है ए और डी के बीच में इसको लगा दिए। ठीक है, ये बैटरी हो गया, ये स्विच हो गया। अब फिर ओम का नियम लगाएंगे, तो ओम का नियम लगाएंगे तो ए और डी के पॉइंट में जितना विभवांतर है तो ए माइनस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। भी इक्वल टू आई आर होता है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए समीकरण, ऊपर वाले समीकरण और नीचे वाले समीकरण, समीकरण 4 और समीकरण 5 से, ये 4 और 5 से देखिए भी ए माइनस डी दोनों जो है बराबर है। इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इजक्वल टू आई इंटू R1 R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। अब देखिए आई तो सेम ही रहेगा, तो आई कट जाएगा, तो आर इजक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब देखिए इस बात से आप क्या समझे, इसको प्रूफ किए तो इससे क्या समझे कि अगर देखिए समांतर, अगर श्रेणी क्रम में अगर कोई अगर जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2 से अधिक प्रतिरोध, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध, R1 R2 R3, तो अगर इसका समतुल्य प्रतिरोध कहेगा निकालने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, आर इक्वल टू क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर समतुल्य प्रतिरोध कहेगा निकालने के लिए श्रेणी क्रम में, तो जितना प्रतिरोध है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। समझ गए आप लोग, चलिए ठीक है, समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको जो है समांतर क्रम के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए, समतुल्य के बारे में समझ गए, तो समांतर क्रम में अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देखिए फिर से यहाँ पे आप लोग जो है, यहाँ पे जो है अब बोल रहा है कि प्रतिरोध का समांतर क्रम समूह क्या है और समतुल्य प्रतिरोध
के लिए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर कहता है समतुल्य प्रतिरोध, पहले क्या चीज़ में था, श्रेणी क्रम में, अब क्या है, समांतर क्रम में है। तो देखिए प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी प्रतिरोधों को बाएं सिरे एक साथ तथा दाएं सिरे एक साथ जुड़ी हुई रहती है, एक साथ बांधी जाए तो समांतर क्रम में उसको कहलाता है। ये सारी बात मैंने आपको बता दिया है, यही ना बताया था कि बायां सिरा एक साइड में, दायां सिरा एक साइड में अगर जुड़ा हुआ रहता है एक ही जगह पे तो वो क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। अब फिर एक सर्किट लिए, फिर यहाँ पे जो है ये बैटरी लगाए, पॉजिटिव साइड हो गया, ये नेगेटिव साइड हो गया, फिर यहाँ पे स्विच लगा दिए, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है और समांतर क्रम में 3 गो प्रतिरोध को लेके और जोड़ दिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो सभी प्रतिरोध से एक ही तरह का करंट फ्लो करता है। अगर एक से आई कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, इधर देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 3 गो अगर यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ दिए हैं, 3 गो प्रतिरोध जोड़ दिए हैं एक सर्किट से, ठीक है, ये 3 को प्रतिरोध जोड़ दिए हैं एक सर्किट से, तो अगर इससे आई करंट फ्लो कर रहा है तो तीनों से आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तीनों से आई करंट ही फ्लो करेगा। लेकिन समांतर क्रम में अगर जुड़ा रहता है तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तीनों से अलग अलग करंट फ्लो करता है। अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो तीनों से अलग अलग करंट फ्लो करता है। ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि I3, I2 और I1, R1 वाला से कौन करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, R2 वाला से I2 और R3 वाला से I3 करंट जा रहा है। तो तीनों से अलग अलग जा रहा है करंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब इसको भाषा में लिख दिए हैं कि माना कि MnOP एक विद्युत परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अब देखिए फिर क्या करते हैं, बैटरी या परिपथ में मुख्य धारा I प्रवाहित होती है जो बिंदु A से बिंदु A पर जाकर 3 भागों में विभक्त हो जाती है। यही मैंने आपको बोला था कि वो बट जाती है, विभक्त हो जाती है। R1 प्रतिरोध से I1 धारा, R2 प्रतिरोध से I2 धारा और R3 प्रतिरोध से क्या जाता है, I3 धारा प्रवाहित होती है, जो परिपथ बिंदु B पर जो है मिलकर पुनः जो है I धारा बन जाती है। ये समझ गए आप लोग। और इसके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए कौन कौन पॉइंट है, यही दोनों पॉइंट है ना, VA और VB। तो इसी के बीच का जो अंतर विभवांतर होगा उसी के बारे में यहाँ पे बात करना है अपने लोग को। ठीक है, तो इसके बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, ये जितना भी यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ये कौन कौन बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है, बिंदु A और बिंदु B के बीच में जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच का भी जितना विभवांतर होगा उसी के थ्रू न धारा फ्लो होगा। तो ओम का नियम जो अभी अपने लोग पढ़े थे, तो V इक्वल टू क्या पढ़े थे, IR पढ़े थे, V इक्वल टू IR पढ़े थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो विभवांतर है, ये तो विभवांतर है, 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर होता है। तो यहाँ पे इसको VA माइनस VB लिख के और इसको क्या बोलेंगे, I और R। ठीक है, समझ गए, यही होता है। तो अब देखिए अब आगे यहाँ पे देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1, I2 और I3 तीनों को जोड़ेंगे तब I के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि बिंदु A पे जाके जो I है वो 3 भाग में बढ़ जाती है। ठीक है, बिंदु A पे जाके I क्या कहती है, 3 भाग में बढ़ जाती है। तो ये हो गया पहला समीकरण। और ओम के नियम से V इक्वल टू IR होती है। अब I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, I को उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं मतलब R को इस साइड भेज दिए, तो R को इस साइड भेज दिए तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V इक्वल टू IR होता है, IR होता है ना, तो यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालेंगे तो V/I हो जाएगा ना, V/I हो जाएगा। अगर I का वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, V/R हो जाएगा। I का वैल्यू निकालेंगे तो V/, इसको इस साइड भेज देंगे भाग में। तो ये समझ गए आप लोग। और यहाँ पे देखिए फिर R क्या है, R प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए अब देखिए क्या करना है। R1 प्रतिरोध के लिए I1 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इस फार्मूला को देखिएगा, इस फार्मूला को, ऊपर में क्या है, वो ऊपर में क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर किस किस पॉइंट के बीच में, VA माइनस VB, A और B के बीच में। ठीक है, फिर R2 प्रतिरोध देख लीजिए, R2 प्रतिरोध क्या है, किस किस के बीच में, VA और VB के बीच में। R3 प्रतिरोध है तो इसमें भी क्या, VA और VB के बीच में, क्योंकि तीनों जो है A और B पॉइंट के बीच में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन नीचे में क्या है, प्रतिरोध सबका अलग अलग है, पहला का R1 है, दूसरा का R2 है, तीसरा का R3 है। उसके अनुसार जो है I1, I2 और I3 जो है धारा मिलती है। अब देखिए समीकरण 1 में जो है इस तीनों वैल्यू को डालना है, तीनों वैल्यू को कहाँ डालना है, समीकरण 1 में, I1 का भी वैल्यू, I2 का भी वैल्यू और I3 का भी वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि समीकरण 1, 2, 3 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 2, 3 और 4 को जोड़ना है यहाँ पे। ठीक है, इसको जोड़ना है 2, 3 और 4। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, समीकरण 2, समीकरण 3
प्लस समीकरण 4, इसको आपको जो है जोड़ना है। समीकरण 2 + 3 + 4, इसको 2 3 4 कर लीजिएगा, 1 2 3 नहीं होगा, 2 3 4 होगा। ठीक है, अब देखिए I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ दिए, I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ दिए। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 I2 और I3 तीनों को जोड़ देंगे तो इस साइड का भी तीनों जुट जाएगा, तो वही तीनों जुट गया, इस साइड का भी देख लीजिए। अब देखिए ऊपर में जो है सब में VA - VB VA - VB VA - VB है, तो कॉमन ले लिए वहाँ पे, तो कॉमन ले लिए VA - VB, तो वहाँ 1/R बच गया, यहाँ पे 1/R2 बच गया, वहाँ पे 1/R3 बच गया। ठीक है, ये समझ गए, ये समीकरण 5 मान लिए, समीकरण 5 मान लिए। अब उसको मान लिया समीकरण 5। अब क्या कहते हैं, तीनों प्रतिरोध के बराबर जो है R1 R2 R3 जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता था उतना के बराबर एक बड़का सा प्रतिरोध लगा देते हैं, कौन, R। पीछे भी लगाए थे, यहाँ भी लगा रहे हैं, तो ये R लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे R लगा दिए। अब क्या करते हैं, फिर से इससे होकर जो है धारा को फ्लो करवाते हैं। तो धारा को फ्लो करवाते हैं, देखिए पॉइंट A और पॉइंट BA के बीच में लगा है, पॉइंट A और पॉइंट BA के बीच में लगा है। तो I का वैल्यू अगर हमको निकालना रहेगा तो I = क्या होता है, V/R होता है। तो V/R होता है, V का वैल्यू क्या हो जाएगा, VA - VB, VA - VB अपन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यही ना होगा I का वैल्यू। अब देखिए I का वैल्यू यहाँ पे क्या निकला है, VA - VB अपन 1/R1 1/R2 और 1/R3। तो ये जो VA - VB, ये इसको देखिएगा, VA - VB अपन R जो निकला है, R जो निकला है, इसका वैल्यू क्या है, I है, और ऊपर में भी क्या था, I था। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो VA - VB अपन R, और इस साइड में जो है ये हो जाएगा, इस साइड में ये हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आप लोग एक चीज़ लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए कि I = क्या होता है, V/R होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा नीचे में I = V/R होता है, और यहाँ पे जो है I = लिखिएगा VA - VB/R। ठीक है, ये लिख के अब देखिए ये और ये इस और इसको बराबर करना है। तो इसका VA - VB/R, इसका ये VA देखिए कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। ठीक है, आप लोग के लिए देखिए VA - VB/R, तो VA - VB/R लिख दिए, और यहाँ पे जो है इस साइड में पूरे आ जाएगा, क्योंकि इधर भी I का वैल्यू है और ये भी I का वैल्यू है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये समझ गए आप यहाँ पे। अब इसको देखिए मिटाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये VA - VB, ये VA - VB गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, 1/R = 1/R1 1/R2 और 1/R3, ये बच गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इससे क्या समझे आप, इससे ये समझे आप कि अगर समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोलेगा, अगर समांतर क्रम में जोड़ने के लिए बोलेगा, कोई 3 अगर प्रतिरोध दे दिया है, पहला प्रतिरोध ये, दूसरा प्रतिरोध ये, तीसरा प्रतिरोध ये, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, अगर कहेगा अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो श्रेणी क्रम में हो गया, ये कैसा है, ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन समांतर क्रम में बोलेगा तो ये R1 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया, R2 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया, R3 हो गया। ठीक है, अगर कहेगा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और उसका समतुल्य उसका जो है प्रतिरोध निकालिए, तो क्या कीजिएगा, 1/R 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, समझ गए आप लोग क्या करना है। तो देखिए ये 2 फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया है। ठीक है, अगर आप जो है सिर्फ फार्मूला भी याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ फार्मूला याद रखिए, या प्रूफ याद करना चाहते हैं तो प्रूफ याद रखिए। फार्मूला अगर प्रूफ याद रखिएगा तो फार्मूला ऑब्वियसली याद रहेगा, और आपको जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग समझ गए। अब देखिए ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में क्या बीच में जो इसका डिफरेंस होता है उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, श्रेणी क्रम समूह और समांतर क्रम समूह में अंतर लिखे। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा सा आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा से लिख दिए हैं आप लोगों के लिए, ऐसे ही एग्जाम में भी लिखना है अगर पूछेगा तो। देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, तो इस समूह में सभी प्रतिरोध एक ही धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध में अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है सभी प्रतिरोध से एक ही धारा प्रवाहित होगा। ये भी मैंने आपको सारा चीज़ मैंने आपको जो है पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये बस यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि इस समूह में, इस वाला में देखिएगा, इस समूह में सभी प्रतिरोध के मान के अनुसार उसमें विभिन्न विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर समांतर क्रम में जोड़ा रहता है तो सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। अब दूसरा नंबर पे देखिए कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो R = क्या होगा, R1 + R2 + क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा।
ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध का जो है समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के फल के बराबर होता है। व्युत्क्रम बोल रहा है समतुल्य प्रतिरोध का, तो ये तो मैंने अभी बताया 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ठीक है, ये समझ गए आप लोग, 1/r3। तो ये हो गया क्या कि समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये बात हो गई। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होते हैं। इसमें जो है श्रेणी क्रम में जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है श्रेणी क्रम क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही ना होता है, R3। अब देखिए चेंज कर रहा हूँ पेन का कलर, ठीक है, जिससे आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन न हो। ऊपर वाला है श्रेणी क्रम और नीचे वाला है क्या, समांतर क्रम। ठीक है, नीचे वाला क्या है, समांतर क्रम है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है प्रत्येक प्रतिरोध के मान के अधिक होता है। अब देखिए ये तीनों को जोड़े हैं, इसको जोड़े हैं R1 को, R2 को और R3 को जोड़े हैं, तब ना R आया है। तो ये समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये तीनों प्रतिरोध R1 से भी ये ज़्यादा होगा, R2 से भी ज़्यादा होगा, R3 से भी ज़्यादा होगा ना ज़्यादा। अगर देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखते हैं 10 लिखते हैं तो 2 + 3 + 5, तब ना ये 10 हुआ। तो ये 10 क्या है, 2 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है। तो यही बोल रहा है वहाँ पे समतुल्य का मान क्या हो जाएगा, सभी के मान से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान जो है प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। तो ये भी समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगर हम 1/10, तो 1/10 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 लिखेंगे इसका वैल्यू 0.1 होगा ना, 0.1। अब देखिए कि 0.1 आने के लिए, चाहे 1/10 लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब देखिए इस प्रकार से जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा, इस प्रकार से यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक मिनट आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि ये क्या है 1/2, ये है 1/5, ये है 1/3। अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है तो ऐसे ही ना होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यही ना होता है समांतर क्रम में अगर जुड़ा रहता है तो यही हो गया। अब देखिए कि इंडिविजुअल का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, अगर तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, वो ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, इसका मान देखिए ऊपर में लिख दिए हैं 0.5, ठीक है, इसका वैल्यू लिख दिया है 0.2, इसका वैल्यू लिख दिया है 0.3। तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तीनों का जो जोड़िएगा तो कितना आएगा वैल्यू, 1 आ जाएगा। लेकिन इंडिविजुअल का वैल्यू देखिए, अलग अलग का देखिए, R1 का वैल्यू देखिए क्या है, 2 है, R2 का वैल्यू देखिए 5 है, R3 का वैल्यू देखिए कितना है, 3 है। तो ये जो है जो समतुल्य आया वो तो तीनों से कम ही है, इसका वैल्यू तीनों से कम ही है ना। तो यही यहाँ पे जो है बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिए कि इस प्रकार के परिपथ से यदि एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए, अगर देखिए श्रेणी क्रम में जो है एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो सारा का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में कौन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग समझ गए ये सारी बातें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समांतर क्रम में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार के परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोध का जो है हटा दिया जाता है तो अन्य प्रतिरोध से धारा प्रवाहित होती रहेगी। अब इस बात को समझ लीजिए आप लोग, देखिए हर एक पॉइंट को मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ। देख लीजिए आप, ये समांतर क्रम, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये बैटरी लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, ये बैटरी लगा दिए यहाँ पे आप चाहे स्विच जो लगाना चाहे लगा सकते हैं, समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। देखिए आई करंट बह रहा है। अब क्या करते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक में से यहाँ पे इसको हटा देते हैं, R2 वाला को यहाँ से हटा देते हैं। जब ये इसको हटाइएगा तो देखिए तो यहाँ से यहाँ हवा में जाएगा करंट, जब तक उसमें कनेक्शन नहीं रहेगा तार में तब तक जाएगा करंट, नहीं जाएगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो प्रतिरोध है ये फेल हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है, ये किसी कारण से जो है परिपथ से जो है हटा दिया जाता है। तो जैसे ही इसको अगर हटाइएगा आप तो इसका जो है परिपथ पूरा होगा नहीं, तो परिपथ पूरा होगा नहीं तो इसका करंट जो है फ्लो करेगा नहीं, यही बोल रहा है ये चौथा पॉइंट। अब देखिए, अब समांतर वाला में भी दिखा देते हैं आप लोग को समांतर वाला में कैसा होता है। देख लीजिए, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रतिरोध, जोड़ दिए सबको। अब देखिए यहाँ से यहाँ बैटरी लगा दिए तो अब इससे क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, इससे करंट फ्लो करेगा, आई करंट इससे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। हम क्या करते हैं, ये बीच वाला को हटा देते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए, बीच वाला को हटा दिए। क्या फ़र्क पड़ता है, बीच वाला से नहीं जाएगा, इस साइड दोनों साइड वाला से तो करंट जेबे करेगा,
जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखिए यही होता है कि अगर श्रेणी क्रम में एकों को हटा देंगे आप, एक भी अगर प्रतिरोध हटा देंगे तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन समांतर क्रम में अगर बीच का प्रतिरोध एक प्रतिरोध हटा भी देंगे तो भी जो है करंट हमेशा फ्लो करता रहता है। यही बोल रहा है ये चौथा पॉइंट। तो देखिए ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, आप लोगों को अच्छा से समझाए हैं ये सारी बातें, और मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में और अच्छे से देखेंगे आगे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो रखते हैं अभी के लिए इतना ही।